अध्याय 8 कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हैरान भीड़ कक्ष में गई और जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनके चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया। खेती के कक्ष में एक काले लोहे के पत्थर का लक्ष्य पूरी तरह से दो टुकड़ों में टूट गया था, जिसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर पड़ा था और जमीन पर खून का एक भयानक ढेर था। सबके दिलों में जोर का झटका लगा। क्या यह आदमी अभी भी इंसान है? अगले ही पल यूनक्सियाओ का ग्रेविटी कल्टीवेटिंग हॉल में आना भी कम चौंकाने वाला नहीं था। लेकिन जल्द ही हंगामा शांत हो गया और उसे देखने वाले सभी छात्र कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगे। उसकी क्रूर साधना ने उन्हें भड़का दिया था, मानो किसी ने उनमें से हर एक को एक झटका दिया हो, जिससे वे तुरंत अपने मूल साधना कार्यक्रम को दोगुना कर दें। युनशियाओ को अंततः एहसास हुआ कि उसके वर्तमान रूप ने बहुत अधिक अवांछित ध्यान आकर्षित कर लिया है। इसलिए उसने तुरंत अपने भंडारण रिंग से साफ कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे पहन लिया, फिर तेजी से अपने छात्रावास में वापस चला गया। तानाशाह शरीर तड़पाने की तकनीक का प्रभाव वास्तव में जबरदस्त था, लेकिन इससे होने वाला दर्द किसी भी औसत व्यक्ति के लिए असहनीय था। यूनक्सियाओ की त्वचा और मांसपेशियों का लगभग हर इंच फट गया था और हर छिद्र से खून बह रहा था। जब तक वह साधना के अंत तक पहुंचा, वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया था और केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर काबू पा रहा था। साधना के माध्यम से मार्शल सॉवरेन बनने वाले सभी विशेषज्ञ साधारण नहीं थे। उन सभी ने औसत लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक कठिनाइयां सहन की थी, इससे पहले कि वे 100 गुना बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। शक्तिशाली लोगों के लिए कभी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यूनक्सियाओ ने अपने छात्रावास में वापस आते ही स्नान किया। उसकी त्वचा, जो देखने में दागदार और डरावनी थी, अब जेड की तरह चिकनी हो गई थी, उस पर कोई निशान नहीं था। और अपनी हरकतों के बीच उसने स्पष्ट रूप से एक ऐसी ताकत महसूस की जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। हालांकि यह अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन वह इससे बहुत संतुष्ट था। ये वास्तव में स्वर्ग के नीचे नंबर 1 शरीर तड़का तकनीक है, क्योंकि इसने मुझे एक ऐसा शरीर दिया है जो 9वीं श्रेणी की आत्मा दवा से शुद्ध किए गए व्यक्ति से भी अधिक मजबूत है। अब एक प्रशिक्षु योद्धा के शरीर के साथ मैं कुछ सरल मिश्रणों के साथ प्रयोग करना शुरू कर सकता हूं। जब तक मैं कुछ निम्न स्तरीय औषधीय गोलियां बना सकता हूं, मेरी साधना की गति और भी तेज हो सकती है। एक कीमियागर की शक्ति आत्मा की शक्ति पर निर्भर करती थी, लेकिन कई बुनियादी शोधन के लिए कुछ शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। वह कुछ जड़ी बूटियां और शोधन उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। कोई उसे मुक्का मार रहा था। उसने ठंडी सांस ली और बिना देखे ही अपनी पीठ के पीछे हाथ बढ़ाकर आने वाले हमले की ओर लपका। पापा! जैसे ही उसने अपनी अंगुलियों को कसकर बंद किया और एक बैकफ्लिप किया, उसकी हथेली पर एक जोरदार झटका लगा। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर के साथ 360 डिग्री घूम गया। का का हवा में हड्डियां चटकने जैसी आवाज गूंजी, साथ में एक जोरदार चीख भी। यंग मास्टर युन, यह मैं हूं। आह, मेरा हाथ! एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी युनशियाओ ने देखा कि वह व्यक्ति कौन था और दंग रह गया। फैटी हान। हान बाई दर्द से कराह उठा जब उसने अपने हाथ को देखा, जो इतना मुड़ गया था कि वह एक चोटी के आटे की तरह लग रहा था, और दुखी होकर बोला, युवा मास्टर युन, मेरा हाथ अपंग है। तुम्हारे साथ यही हुआ। तुम्हें मेरे पीछे छिपकर आने के लिए किसने कहा? युनशियाओ ने गुस्से से कहा। खुद को भाग्यशाली समझो कि मैंने तुम्हारी हड्डी को सिर्फ 7 टुकड़ों में तोड़ दिया है। बाद में अस्पताल जाओ और मिल्कवेज की जड़ और आटा ले आओ। इन्हें एक साथ मिलाओ और मिश्रण को अपनी बांह पर लगाओ। तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। मैंने देखा कि पिछली बार तुम थोड़े अजीब थे, इसलिए मैं तुम्हें परखना चाहता था। तभी हान बाई ने अविश्वसनीय रूप से कहा, युवा मास्टर युन, आपकी ताकत! क्या ऐसा हो सकता है कि? युनशियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक अपने चक्र नहीं खोले हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हान बाई की आंखें बड़ी हो गईं और उसने निराश होकर कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो और फिर भी तुमने अपने चक्र नहीं खोले हैं। तुम इन दिनों कहाँ छिपे थे? शिक्षक लुओ तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये छोटी लड़की मुझसे क्या चाहती है? क्या वह मुझे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में भेजने वाली है? युनशियाओ ने उदासीनता से कहा। हान बाई को पसीना आ गया। छोटी लड़की! युवा मास्टर युन, तुम पागल तो नहीं हो रही हो? अगर तुम मरना चाहती हो, तो कह दो। एक और बात, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। लैनफेई भी इन दिनों चला गया है, और मैंने सुना है कि वह मूल क्षेत्र में घुसने के लिए एकांत में साधना कर रहा है। तुमने डू फैंग और लुओ जी को अपंग बना दिया है, इसलिए जब वह बाहर निकलेगा तो सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढेगा। यूनक्सियाओ ने हान बाई की ओर देखा, जो चिंतित दिख रहा था, और मुस्कुराया। बस शांत हो जाओ, ये सिर्फ मूल क्षेत्र है। ये सिर्फ मूल क्षेत्र है। हान बाई ने गुस्से और हताशा के साथ कहा। क्या आप जानते हैं कि मूल क्षेत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने आदिम क्यूई को संघनित कर लिया है और एक असली योद्धा बन गया है। योद्धाओं और हम प्रशिक्षु योद्धाओं के बीच एक बड़ा अंतर है।
चेन जेन, राजकुमारी रुक्स्यू और मैं कई दिनों से आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, ये सिर्फ मूल क्षेत्र है। हो हे, यूनक्सियाओ ने हल्के से मुस्कुराया। तो क्या हुआ अगर लैन फेई एक असली योद्धा बन गया? वह अपने जूते चाटने के लायक भी नहीं था। भले ही उसके पास उस समय कोई साधना आधार नहीं था, लेकिन वह एक साधारण योद्धा को दिल पर नहीं लेगा। चाहे वह यू हेजिंग हो या लैन फेई, वे उसकी नज़र में 3 साल के बच्चों से अलग नहीं थे। मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। मुझे कुछ उधार दो। हालांकि युन शियाओली परिवार का युवा स्वामी था, लेकिन उसे लंबे समय से परिवार से बाहर रखा गया था और उसकी जेब खर्च भी ज्यादा नहीं थी। इसलिए अन्य युवा स्वामियों की तुलना में वह बहुत गरीब था। हान बाई ने आंखें चौड़ी करके आश्चर्य से कहा, क्या तुम वाकई बिल्कुल चिंतित नहीं हो? तुम्हें पता है, हमारे प्रवेश में 3,000 से ज्यादा नए छात्र हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 ही सफलता हासिल कर पाए हैं और योद्धा बन पाए हैं। जो लोग सफल होते हैं, चाहे वे गरीब वर्ग के ही क्यों न हो, उन्हें सबसे अच्छे छात्र माना जाता है। उनकी कक्षा में सभी छात्र गणमान्य व्यक्तियों के बच्चे थे, इसलिए वे आदतन अन्य कक्षाओं को गरीबी से ग्रस्त वर्ग कहते थे। लेकिन उनकी कक्षा की समग्र ताकत भी बाकी सभी की तुलना में सबसे खराब थी, इसलिए अन्य वर्ग उनकी कक्षा को कचराग्रस्त वर्ग कहते थे। ओह, मैं चिंतित हूँ, लेकिन चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है? मुझे सब उधार दे दो और मैं तुम्हें किसी और समय पैसे लौटा दूंगा। युवा मास्टर युन, मैं महसूस कर सकता हूं कि आप बहुत बदल गए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हान बाई ने अपना थैला निकाला और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाले। यहाँ करीब 2 या 300 सोने के सिक्के हैं, जो 1 साल तक चल सकते हैं। बिना किसी औपचारिकता के यूनक्सियाओ ने सारे सोने के सिक्के रख दिए। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, मैं इससे काम चला लूंगा। उसने एक सिक्का उठाया और हान बाई की तरफ फेंक दिया। जाओ और दवा खरीदो। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा हाथ औषधीय लेप से भर जाना चाहिए, नहीं तो यह वाकई अपंग हो जाएगा। चौंक कर हान बाई जल्दी से मुड़ा और सोने का सिक्का लेकर भाग गया। लेकिन वह मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसका मोटा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसने यूनक्सियाओ के पैरों के बगल में जमीन पर गिरने से पहले हवा में खून का निशान छोड़ा, जहां वह बेहोश हो गया। उसके उभरे हुए पेट पर एक स्पष्ट पद चिन्ह था। तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुम्हें मौत या खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरवाजे के बाहर से ठंडी खर्राटों की आवाज आई और फिर एक छाया फैटिहान के बगल में गिर पड़ी। वह आदमी खून से लथपथ था, उसका चेहरा सर्दियों के तरबूज की तरह सूजा हुआ था और वह जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था, कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। यूनक्सियाओ ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर उसने पहचाना कि वह आदमी चेन जेन था। ली यूनशियाओ, तुमने मेरे आदमियों को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपंग बना दूंगा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग दरवाजे से अंदर घुस आए, जिनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि लैन फेई कर रहा था। वह गर्व से आगे बढ़ रहा था, हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। जब वह यूनक्सियाओ के पास पहुंचा, तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली, जिससे वह शक्तिशाली लग रहा था। यह आदिम क्यूई का प्रकाश था, एक योद्धा का संकेत। बॉस, आप वाकई योद्धा बन गए हैं। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। डू फैंग, जो लैन फेई के पीछे था, जोर से चिल्लाया। उसकी जांघें इस तरह उभरी हुई थी मानो उसने अंदर वॉश बेसिन रख दिया हो, जाहिर तौर पर उस पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी जिन्हें हटाया नहीं गया था। लुओजी, जो उसके बगल में खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें जानलेवा क्रोध से जल रही थीं और शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुम्हारे चेहरे पर चमक क्यों है, जबकि तुम अभी अभी मूल क्षेत्र में आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक चमकदार मोती हो? यूनशियाओ ने हान बाय और चेन जेन की चोट पर नजर डाली। उसे राहत मिली जब उसने देखा कि वे मरने के खतरे में नहीं थे, भले ही वे बुरी तरह घायल दिख रहे थे। फिर भी उसकी आंखें पहले से ही हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। और तुम दोनों, मुझे तुम्हें देखे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तुम्हारी आवाजें कैसे बदल गई हैं? ओह, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? ये टिप्पणी डू फैन के कमजोर स्थान पर लगी और उसे क्रोध से खून की एक बूंद खांसी करने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वह जंगली रूप से दहाड़ता, उसे मार डालो। उसे मार डालो। बॉस, तुम्हें मेरे लिए उसे मारना होगा। उसकी आवाज में एक महिला की तरह तीखी आवाज थी, जिसने इसे सुनने वाले सभी को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। उनके माथे ठंडे पसीने की बूंदों से ढंक गए। लैन फेई भी कांप उठी और अवचेतन रूप से थोड़ा हटकर यूनशियाओ की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या तुम घुटने टेक कर प्रणाम करोगी, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे अंग तोड़ दूं और तुम्हें पूरी तरह से अपंग बना दूं? यूनक्सियाओ एक हारा हुआ व्यक्ति था जिसे वह अपनी मर्जी से धमका सकता था, लेकिन अगर वह दूसरे को मारना चाहता था तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता था। आखिरकार, उसे मारना ली परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था, जो दोनों परिवारों के बीच की सती शांति को पूरी तरह से तोड़ देगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणाम अप्रत्याशित थे।
इसलिए लैन फेई ने डूफैंग के साथ जो कुछ किया था उसके लिए यूनक्सियाओ को अपंग और अपमानित करने के विचार के साथ आया था। तुम मुझे अपंग बनाना चाहते हो? यूनक्सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं और अचानक उसके अंदर से ऊर्जा का एक विस्फोट फैल गया। हालांकि इसमें प्राइमोडियल क्यूई जैसा दबाव नहीं था, लेकिन हवा में एक अकथनीय आभा संघनित लग रही थी जिसने लोगों के समूह को, जिसमें लैन फेई भी शामिल थी, बीमार कर दिया और उनकी हथेलियों से पसीना निकलने लगा। बहुत बहुत समय हो गया है जब से मैंने ऐसा अहंकारी बयान सुना है। क्या हो रहा है? मुझे ये कंपकंपी क्यों हो रही है? लैन फेई पूरी तरह से चौंक गया और उसके अंदर डर की भावना फैलने लगी। उसने एक भयंकर दहाड़ के साथ अपना साहस जुटाया और अगले ही पल उसके हाथ में एक काली लोहे की तलवार दिखाई दी। बिना एक और शब्द कहे उसने तलवार को यूनक्सियाओ की ओर नीचे कर दिया। डर की भावना इतनी बेवजह थी कि उसने उसकी नसों को किनारे कर दिया। उसे चिंता थी कि अगर उसने निर्णायक रूप से काम नहीं किया तो उसके पास फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। ये भावना एक छोटी नाव पर खड़े होने के समान थी जो दुनिया को बहा ले जाने वाली तूफानी लहरों का सामना कर रही थी। मुझे ऐसा कैसे लग सकता है? ये तो बेतुका है। उसने तुरंत अपने मन से सभी ध्यान हटा दिए और अपनी सारी ताकत अपनी बाहों में भर ली। निर्णायक, स्पष्ट, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। यूनक्सियाओ ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। फिर उसके हाथ में एक काली लोहे की तलवार दिखाई दी और उसने उसे हल्के से अपनी छाती पर रख लिया। यह एक सामान्य चाल थी, लेकिन इसने लैन फी के हमले को रोक दिया। तुमने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की। तुम मौत की तलाश में हो। यूनक्सियाओ की टिप्पणी सुनकर लैन फेई गुस्से से भर गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय उसने अपने हाथों में और अधिक ताकत जोड़ दी और यहां तक कि अपने मेरिडियन की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए प्राइमर्डियल क्यूई का एक निशान भी सीधे लोहे की तलवार में डाल दिया। झनकार, दोनों तलवारें आपस में हिंसक रूप से टकराईं और कई चिंगारियां निकलीं। ब्लेड से एक बहुत बड़ा बल नीचे आया और यूनक्सियाओ की हथेलियों को तोड़ दिया। उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं और वह पीछे की ओर गिर गया। लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया। वह अपने पैरों को जमीन पर रखने में कामयाब रहा, जबकि बल ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता। इस बीच उसकी काली लोहे की तलवार पर एक गहरा घाव हो गया।